हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए, अगर कोई मान लीजिए पार्टिकल या कोई भी बॉडी वो किसी पॉइंट ए से बी पॉइंट तक उसको जाना है या पहुँचना है, ऐसी कंडीशन में जो पाथ हैं या जो वे हैं, रास्ते हैं, उनमें आप सीधे भी जा सकते हैं, ऐसे कर्व करके भी जा सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं पाथ? इनफाइनाइट। किसी भी पाथ से आप इसमें जा सकते हैं। तो जो ये पाथ में आप जिसको फॉलो करते हैं, जैसे ये ऊपर वाला पाथ हम लिखेंगे ए सी बी, नीचे हमने लिख दिया ए डी बी और ये ए ओ बी। ए ओ बी डायरेक्ट है। तो जो इसमें जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि एक्चुअल जो पाथ लेंथ है, यानी इसकी जो ए सी बी कर्व जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, अगर वो इस पाथ को फॉलो करे। अगर वो ए डी बी से जाता है तो इसकी डिस्टेंस निकालिए टोटल, ठीक है ना, यानी पाथ लेंथ निकालिए, वो डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, यहाँ भी है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है। हम जो डायरेक्ट लेंथ होती है, जैसे ए से बी आपने डायरेक्ट मिला दिया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहा करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि डिस्टेंस के लिए बहुत सारे जो है वो वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि जिस पाथ को आप फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका ये डायरेक्शन होगा ए टू बी, अगर ए से बी को जा रहा है और इसकी डायरेक्ट लेंथ होती है, यानी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला दीजिए, उसमें जो आपकी लेंथ आएगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसमें ये मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा। इनमें जो डिस्टेंस होगी सब में अलग अलग होगी, ठीक है ना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसी पाथ से अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन ए टू बी होगा। आप एक एग्जाम्पल से यहाँ और समझने की कोशिश करें। जैसे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ओ से स्टार्ट करता है और वो राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि प्लस एक्स की तरफ जा रहा है। उधर हमारा प्लस एक्स होता है और इधर माइनस एक्स होता है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए वो ओ से ए पॉइंट पर पहुंचा और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ पर ये वाला स्ट्रेट था और ये दोनों कर्व थे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब तक वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस ध्यान से देखें, ओ से ए तक डिस्टेंस 2 मीटर होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर होगा। ये ओरिजिन है। अगर हम ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम डिस्प्लेसमेंट को, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक लाइन खींचकर कोई प्रॉपर स्केल बनाए ओ टू ए के लिए, ओ टू ए के लिए। ये ओरिजिन था हमारा और ये पॉइंट हमारा ए था। क्योंकि 2 मीटर तो यहाँ ड्रा कर नहीं सकते हो, तो एक स्केल बनाई जाती है। जैसे आपने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर ले लिया, तो यहाँ पर एक स्केल बना लें, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गई। ये लाइन ड्रा कर ली हमने और इसमें एरो लगा दें, क्योंकि इधर को जा रहा है, प्लस एक्स को जा रहा है। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट का। इसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर होगा। अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से देखें तो आपको मालूम होगा, ये नॉर्थ साउथ होता है, ये ईस्ट वेस्ट होता है। हम इसको लिख सकते हैं 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ डिस्टेंस भी 2 है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 2 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलना, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर भी है। डिस्प्लेस ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट या 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट है। रिप्रेजेंटेशन लाइन खींचकर एक स्केल बनाकर एरो लगाकर कि डायरेक्शन किधर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट मिलाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पार्टिकल जो है वो बी पर पहुंच गया और इसको हम 3 मीटर ले रहे हैं। ओके, अब हम जर्नी ले रहे हैं ओ टू बी, यानी ओ से स्टार्ट किया और बी तक टोटल जर्नी ले रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पर? यहाँ पर डिस्टेंस आपकी 5 मीटर हुई और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 है। ठीक, अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और हम अपनी स्केल को यही बना के रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रा होगी
O2A, ठीक। और इसकी लेंथ होगी आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन करेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखिए, जैसे हमने ये डिस्टेंस लिखा है 5 मीटर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं 5 जो है मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट या इन प्लस x डायरेक्शन, ओके। यहाँ ध्यान दें, हम यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड के लिए ये 2 लाइन खींच देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ भी 5 मीटर है, सेंटीमीटर स्केल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि जब तक आप फॉरवर्ड जाएंगे, एक ही डायरेक्शन को जाएंगे आगे की तरफ, रिटर्निंग नहीं हो, ऐसी कंडीशन में जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप O2A जाते हैं और फिर इसके बाद यहां तक जाने के बाद आप रिटर्न हो गए और A पर आ गए, इसको हम कैसे यहां पर लिखेंगे, ये O2A गया, A2B, एरो लगा दे रहे हैं, A2A, A2B और B2A वापस आ गया। अब जरा ध्यान दें, ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 3 + 2 5 और 3 वापसी रिटर्निंग, यानी कि 5 + 3 8, यहां पर डिस्टेंस 8 होगी, 8 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कौन सी है, O, फाइनल क्या हुई, A। इसका मतलब इस जगह जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो O से A तक का होगा केवल, और इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉड लगा दे रहे हैं यहीं पर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर कितना होगा, O से A तक की डायरेक्ट लेंथ यानी कि 2 मीटर। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस 8 हो गई और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 रह गया। अब अगर मान लीजिए ये रिटर्न होकर O पर आ जाता है, यहाँ गया फिर वापस आ गया, ऐसे में डिस्टेंस कितनी चला, 3 + 2 5 और 5 रिटर्निंग 10 मीटर होगी, ध्यान रखना 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वो वापस आ गया। अब मान लीजिए ये जो यही पार्टिकल O से B गया, वापस आया और फिर यहाँ C पर आ गया, तो अब डिस्टेंस कितनी हुई चेक करें, 5 + 5 10, 10 + 2 12, अब डिस्टेंस 12 हो गई, किस जर्नी में, O to B, B to O, फिर O से C तक। लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो -2 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और जरा ध्यान देना, हम ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी हम यहां बना रहे हैं, अगर आप बनाएं तो इसको बनाना यहां पर प्रॉपर, O2 किधर गया, B, B से O वापस और फिर C पर आया, ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन लेफ्ट को दिखाया जाएगा, यानी कि वेस्ट को दिखाया जाएगा। लेंथ क्योंकि 2 मीटर है इसलिए जो इसकी लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल बनाया है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -2, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर में हम ऐसे दिखाएंगे रिटर्निंग में, ये ओरिजिन O है, ये C है, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हाँ, अगर कोई पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता है तो डिस्टेंस भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यानी कि रेस्ट में अगर कोई पार्टिकल है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आपके इसमें गिवन है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच ए बॉडी मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, पाथ कौन सा फॉलो किया गया है, ठीक है। इसकी यूनिट दोनों की मीटर है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने आपको बता दिया कि लाइन खींचकर आप एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हाँ, अब आप जरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का यहाँ पर और देखें। जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसे हम शॉर्ट में UCM बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट, ठीक, यानी कि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए ये 3 मीटर पर सेकंड से कर रहा है तो ये 3 मीटर से ही होगा, ठीक। अब यहां पर ध्यान दें, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मान लीजिए इसका हमने 3 मीटर रेडियस ले लिया है सर्किल का। अब ये पार्टिकल A से स्टार्ट होकर ये B पर पहुंच गया, तो हम पहले यहां पर जर्नी ले रहे हैं A to B, ये कर्ड पाथ हो गया एक तरह से, सर्कुलर मोशन है।
तो ए टू बी में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ये इसके ऊपर जो पाथ लेंथ होगी ये वाली ये होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो आपका टोटल सरकमफ्रेंस आपको मालूम होगा 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर में 4 को डिवाइड कर दें क्योंकि ये 1/4 पार्ट है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है वो पाई आर बाई 2 हो गया। आर को आप यहाँ पर 3 मीटर डाल दें तो 3/2 पाई मीटर ये डिस्टेंस हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखिए वेक्टर में अगर हम देखेंगे तो ए से बी को आप डायरेक्ट मिलाएं, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, एरो जो हमने लगा रखा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी लेंथ होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है आप नेचुरल समझ गए होंगे, 3a है 3a है, इसमें पाइथागोरस लगाएं और ये 3 3 मिलकर ये 3√2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम रूट लगा के रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यानी OA² प्लस OB²। ठीक, तो ये 3² प्लस 3² तो ये 3√2 आ जाएगा, 18 हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट लेंथ हो गई यहां से यहां तक, ये मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए जर्नी जो है हमारी ए से स्टार्ट होकर ए टू बी और बी टू सी है यहां तक, तो जो डिस्टेंस होगी आप समझ गए होंगे उसका डबल हो जाएगी या 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है आपकी वो 3 पाई मीटर हो गई। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लेंथ ए से सी यानी ए, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर में देखेंगे यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे एरो लगा है ये। ठीक, ये ए, ये पॉइंट सी, इसमें ये हेड और ये टेल, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर हुई। डिस्प्लेसमेंट का यहां मैग्नीट्यूड 6 मीटर है। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट मिला दिया करें, इसकी लेंथ देख ले, ये 6 मीटर हो गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज होते हुए डी पॉइंट पर पहुंचा, तो जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप निकाल लेंगे 3/4 हो गई 2 पाई आर की। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्ट ये फिर 3√2 होगा। और अगर टोटल जर्नी हो गई, टोटल जर्नी का मतलब ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, ए से बी से सी और सी से डी तक। ऐसी सिचुएशन में जो है जब वापस ये सी से डी और फिर वापस आ जाए ए पर, ए बी सी डी ए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस 2 पाई आर। इसको आप जरूर नोट करना, डिस्टेंस 2 पाई आर। हमने रेडियस को 3 मीटर लिया है इसलिए 6 पाई मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पर हम रिटर्न हो गए, वापस आ गए। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट यहां पर नोट कर ले, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है ना, तो आप कर्ड पाथ में समझ गए कि कर्ड पाथ में जब भी पार्टिकल मूव करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा, लेस देन होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन जर्नी करता है कोई पार्टिकल और वो फॉरवर्ड जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन अगर वो रिटर्निंग होने लगा तो फिर नहीं सेम होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड कब सेम होते हैं, जब एक ही डायरेक्शन को जर्नी हो रही हो, रिटर्निंग ना हो। ठीक, और अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो डिस्टेंस भी 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। हाँ, ठीक इसी तरह से आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल आपको कहीं क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होकर, देखिए हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, ये ओरिजिन है, मान लीजिए इस डायरेक्शन को जाता है, ये डायरेक्शन ईस्ट है आपको मालूम है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को जब हम लिखते हैं तो या तो एस के ऊपर वेक्टर लगा दें या आर के ऊपर वेक्टर लगा दें। डिस्टेंस को सिंपली एस से लिख देते हैं, डी से भी लिखते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट को किसी से रिप्रेजेंट करें और अगर डायरेक्शन दे रहे हो तो फिर एरो लगा दें। ठीक, तो मान लीजिए ओ से ए तक जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट ओ टू ए है और ये 3 मीटर हम ले रहे हैं, 3 मीटर ईस्ट। देखिए हमने डायरेक्शन दे दिया तो ये एरो लगा दिया। अगर हम डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर यहां पर वेक्टर नहीं लगाएं,
या तो फिर मॉड कर दें और या फिर वेक्टर ही ना लगाएं तब भी चलेगा। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पहला। अब इसके बाद मान लीजिए फिर ये मूवमेंट करता है, 3 मीटर इधर को गया और 4 मीटर मान लीजिए नॉर्थ को जा रहा है। हमें डायरेक्शन आपको मालूम होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये जा रहा है नॉर्थ को 4 मीटर, तो 4 मीटर नॉर्थ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है आप डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो इनिशियल पॉइंट आपका O है, फाइनल पॉइंट B है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर डिस्प्लेसमेंट का आप निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो OB होगा, OB। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो वेक्टर होगा OB, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन को, ये आपका O, ये पॉइंट B। लेंथ इसकी 5 मीटर होगी, आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस लगाएं। अगर हम OB वेक्टर का, ये ऐसे लिख सकते हैं हम O to B, तो OB वेक्टर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट का, या हम डिस्प्लेसमेंट पर वेक्टर लगा के मॉड लगा दें, एक ही बात है। ऐसी कंडीशन में यहां पाइथागोरस लगाइए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 5 मीटर हो गया। समझ गए होंगे आप बात को। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस यहाँ 3 मीटर प्लस 4 मीटर मिलाकर 7 मीटर हुई, ऐसे गया फिर यहां पहुंचा, तो 7 मीटर यहां पर जो है वो डिस्टेंस हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर 5 मीटर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम आएगी। ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आएगा आपका। तो आप इस तरह से अगर 90 डिग्री पर जा रहा है, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे किसी पार्टिकल को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर दें। ठीक, मान लीजिए ये 3 मीटर ऊपर गया, तो डिस्टेंस भी 3 है, डिस्प्लेसमेंट भी 3 है, रिटर्न होके वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है ना। और 3D में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए ये 3 मीटर, पहले आपने यही ले रहे हैं पहले एग्जाम्पल, ये 3 लिया, ये 4 लिया, तो ये कितना हो गया 5। तो मान लीजिए ये 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये हो गया 4 मीटर ऐसे। और मान लीजिए अब ये तो प्लेन में है, अगर प्लेन में ना हो, ऐसे हो, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट इसको और इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ। ऐसे में 2 बार पाइथागोरस लगेगा। अगर 3D में कभी क्वेश्चन आ जाए, ये डायरेक्शन Z कहलाता है, वर्टिकल कह सकते हैं हम। ठीक, वर्टिकली जरा देखें, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हुआ 5, अभी निकाला हमने। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, ये 3, ये 4, तो ये 5। ठीक है, और अगर ये वाला जो क्वांटिटी है हमने जो वर्टिकल ली है, ये आपने 5 निकाल ली है, अगर हमने इसको मान लीजिए ये 6 ले लिया, तो फिर से पाइथागोरस यहाँ पर लगेगा, उसमें 6 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लें, तो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर वर्टिकली अपवर्ड दिया है तो क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? पहले तो सिंपल डिफरेंस है कि डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है ना, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये आप अपनी बुक से इसको डिफरेंस जरूर तैयार करें। ठीक है, लेंथ जो होती है वो सर्टेन टाइम में डिस्टेंस लेंथ है ट्रेवल्ड, और वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल टू फाइनल। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? पाथ फॉलोड, वो पाथ पर नहीं डिपेंड करती है, किसी भी पाथ से आप जाइए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट मिला दें। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर मूव नहीं करे तो 0 भी चल हो जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है ना। और आप जो हैं, जो डिस्टेंस हैं, उनकी वैल्यू कई हो सकती हैं, वो पाथ पर डिपेंड करेगा आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा वैल्यू जो है वो किसी भी उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा एक ही होगी। ठीक है ना। हाँ, इसमें हम आपको स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का डिस्कशन और करते हैं साथ में। देखिए, जो स्पीड होती है, हमने यहाँ पर लिखा है स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला है वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, पर्टिकुलर सेकंड में। तो स्पीड में जो हम स्टडी करेंगे वो 4 टर्म है, और यही वेलोसिटी में भी होंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ये है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, स्पीड जो है वो उसकी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जैसे ये ओरिजिन है, मान लीजिए कि 2 मीटर वो 1 सेकंड में चला, फिर अगले 1 सेकंड में, यानी यहाँ 1 सेकंड हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट किया, यहाँ 2 सेकंड हुआ, इसमें भी 2 मीटर चला,
अगला 3 सेकंड में भी 2 मीटर चला, तो ये स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक, डायरेक्शन तो इसमें होता ही नहीं है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ तक का टाइम 1 सेकंड है, फिर अगला 1 सेकंड है। इसी को हम कह सकते हैं कि स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि 1 सेकंड में ये 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। सर्कुलर में भी हो सकता है। सर्कुलर में जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक, और इसमें जो है यहाँ पर डायरेक्शन इसमें वैसे ही नहीं है। 1 सेकंड में ये 2 मीटर चलेगा हर 1 सेकंड में। इसमें हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक, वेलोसिटी में और यहाँ पर वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा साथ में। आप यहाँ यही समझ लें, कोई पार्टिकल ये फॉरवर्ड जा रहा है आगे की तरफ, इसमें ध्यान दें इसका डायरेक्शन इस तरफ को है +x को या ईस्ट को है, तो इसमें डायरेक्शन और अगर बोला जाए तो यही वेलोसिटी हो जाएगा, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी क्योंकि ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का और ना डायरेक्शन चेंज होगा। तो स्पीड का फार्मूला जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी मीटर है, रिप्रेजेंटेशन इसका इनिशियल वेलोसिटी को u से और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट को v से, यानी u और v दो टर्म से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यूनिट मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। आप यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ दोनों कंडीशन में यहाँ समझ गए हैं, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड में हम वेलोसिटी भी साथ साथ ले रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, फर्स्ट सेकंड में ये चला 2 मीटर, अगले सेकंड में जो है वो ये चला 4 मीटर, फिर थर्ड सेकंड जब कंप्लीट हुआ तो चला 6 मीटर। यहाँ देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड से। इसी को आगे बताएंगे, ये यहाँ पर एक्सीलरेशन है। तो ये जो स्पीड है आपकी, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है ना। डायरेक्शन इधर होगा राइट को। आप वेलोसिटी की बात करेंगे, यहाँ पर जो स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट थी। अगर इसी जगह पर यहाँ एक बात और समझ लें कि जब सर्कुलर मोशन होगा या कोई भी कर्व पाथ हो, जरूरी नहीं सर्कुलर मोशन हो, जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रैक है ऐसे और इसमें मूव कर रहा है, अब पार्टिकल हर समय स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हम ये स्पीड है, पहले सर्कुलर मोशन में यहाँ वेलोसिटी की बात को समझ लें। वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर मोशन में, जो वेलोसिटी है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना है तो टेंजेंट डालें और एरो लगाएं v के ऊपर, क्योंकि वेक्टर है। यहाँ पर आपको निकालना है कि वेलोसिटी किधर है तो v लगाएं और इस पर वेक्टर लगाएं किसी भी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, तो आप यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, और स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, यानी मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट होती है, ध्यान दें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, हम इस सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूसीएम। इसमें जो है यहाँ पर ध्यान दें, नॉन यूसीएम का मतलब स्पीड हर समय चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी हर समय हम टेंजेंट डाल कर ही निकालेंगे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर स्पीड है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गई 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। जब स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इस वाले केस में, ठीक। इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। वेलोसिटी दोनों ही केस में टेंजेंट डालकर निकालेंगे। यहाँ वेलोसिटी निकालनी है, टेंजेंट डाल दो। वेलोसिटी इसमें भी चेंज हो रही है और इसमें भी चेंज हो रही है।
यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड तो है यूनिफॉर्म लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना डायरेक्शन, वो केवल स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए ना? तो स्पीड का जो फार्मूला आप निकालते हैं, जैसे हमने स्पीड को यू से लिखा, तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का इसमें वेक्टर लगा दें, v से लिखा है या u से लिखा है, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ वेक्टर होगा लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए मॉड लगा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्लेस, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो वेलोसिटी को ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर लगाइए और अपॉन टाइम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने मॉड लगा दिया तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मान लें आप, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये आपका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड दे देगा। तो दो टर्म समझ में आ गए। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक एक ही डायरेक्शन को जाएगा। यहां पर भी हो सकता सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो केवल स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है किसी भी कर्व पाथ में। क्यों? डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब स्पीड चेंज होती, देखिए जब यूनिफॉर्म स्पीड आपकी है तो उस समय आपका जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है। इस समय जो एवरेज स्पीड आपकी आएगी वो उसी के इक्वल होगी। जब वेरिएबल स्पीड होती है तब इंस्टेंटेनियस स्पीड की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल जैसे यहाँ स्पीड बदल रही है, अभी 2 मीटर है, फिर जैसे यहाँ लिया है 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, स्पीड बदल रही है। ऐसे में हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर हर समय ध्यान दें, जैसे ये मूव कर रहा है यहाँ हर समय जो है वो आपका चेंज हो रहा है स्पीड, और वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, वेलोसिटी तो इसमें भी हो रही है। ठीक है ना? तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसने कितना डिस्टेंस चला है उसको डिवाइड कर दें टाइम के साथ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। और पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें टाइम के साथ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। उसको हम टेंजेंट डालकर डायरेक्शन यहां से निकाल लेंगे। अब जरा यहाँ इंस्टेंटेनियस में एक पॉइंट आप समझ लें, हम जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्टेंस निकालेंगे तो एक तो मेथड है, जैसे आप डेल्टा आर अगर लिखते हैं तो ये डिफरेंस है, डेल्टा डी लिख दे रहा है, ये डेल्टा माने डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस। ठीक, अब अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है तो इसके लिए एक सिंबल है, हम यहाँ पर डिस्टेंस को यस ले रहे हैं, ठीक, डेल्टा यस। ध्यान दें बात पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप लिखते हैं तो इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, आगे हायर स्टडी में आप पढ़ेंगे वो अलग है, लेकिन यहाँ बात को समझ लें, उसके लिए सिंबल यूज होता है डीएस, इंस्टेंटेनियस के लिए। डीएस अलग अलग नहीं है, डी और साथ साथ डीएस, ये चेंज इन डिस्टेंस है इन पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, यानी बहुत स्मॉल इंटरवल पर डिस्टेंस का चेंज। और अपॉन dt, ये टाइम इंटरवल बहुत इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इसको हम बोलेंगे कि ये स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को जनरल में लोग स्पीड बोल देते हैं। जो आपके व्हीकल होते हैं स्कूटर वगैरह, वो स्पीडोमीटर जो लगा होता है वो स्पीड इंस्टेंटेनियस मेजर करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो उसे ds/dt लिखते हैं। ध्यान रखना बात, आगे भी इसको हम थोड़ा समझाएंगे। आप ये समझ लें कि डी और एस अलग अलग नहीं है, एक साथ इसको बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, इसी को मैथ में आगे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी, उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? उसमें वेक्टर लगा देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट है उसे टाइम से डिवाइड कर दें तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये निकल आएगा। अब बात आती है आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। ध्यान दें बात पर, 3 टर्म आप समझ गए दोनों। ठीक, तीसरा टर्म जो है ये चौथा, एवरेज। एवरेज में क्या है कि जब यूनिफॉर्म चल रहा है एवरेज में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एस से लिख देते हैं, हम वी एवरेज लिख रहे हैं तो ये लिख देते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए यहाँ फर्स्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर अगले में भी है, इतने में भी 3 सेकंड तक उसने कितना चला 6, और 6 में 3 को डिवाइड कर दें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल सेकंड कितना टाइम है 3, तो 2 मीटर पर सेकंड आया। जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो उस समय इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक ही होता है, क्योंकि एक ही बराबर डिस्टेंस चल रहा है, बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में जो है वो आपका जो एवरेज है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप टोटल, जैसे यहाँ था, यहाँ पर एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस इनको ऐड कर दीजिए, 4 + 2 6 और 6 12, 12 में 3 डिवाइड कर दें तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये एवरेज स्पीड होती है। इसी तरह से अगर एवरेज वेलोसिटी होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे सर्कुलर मोशन में अगर आपको यहां पर ध्यान दें, पूरा राउंड घूम के यहां तक आ गया तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं है। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 पाई r, r इसकी रेडियस, और अपॉन टाइम लेने, जितना भी टाइम लगा घूमने में, वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। तो एक पूरा राउंड लेने में एवरेज स्पीड 0 नहीं है, 2 पाई r बाई t होगी, ध्यान रखें, पूरे सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस अलग है, इंस्टेंटेनियस हर समय 2 मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड पूछे तो टाइम देना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का टोटल टाइम निकालें, या दिया हो क्वेश्चन में, और डिस्टेंस को डिवाइड कर दें। लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्यों? क्योंकि रिटर्निंग आ गया, अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, इसकी वजह से जो है वो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 है। आप अगर इस फार्मूला से देखें, किसी भी फार्मूले से ले लें, वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे ये फार्मूला भी बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेलोसिटी को हमने यू लिख दिया, वेलोसिटी इनटू टाइम टी। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप ध्यान दें बात पर, एक तो हो गई स्पीड की जनरल डिफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है ना, ए बॉडी इज सेड टू मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस जब वेरिएबल होगी तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मेजरमेंट करता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जर्नी में, वो नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो वहां पर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर सेकंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर टाइम। वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब ही होगी जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, दोनों ही चीजें। ठीक है ना, हाँ, जैसे वो रेन ड्रॉप होता है, जब वाटर का ड्रॉप जब ऊपर से आता है रेन में, तो उस समय ध्यान रखना वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है, बॉडी की तरह नहीं। बॉडी अगर ड्रॉप कर दे तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है, इसलिए स्पीड बढ़ती चली जाती है। जो रेन ड्रॉप नीचे आता है उसमें अपथ्रस्ट ऊपर लगता है, एयर का फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगता है। शुरू में तो ग्रेविटी से वो स्पीड गेन करता है, लेकिन वाटर ड्रॉप में, रेन में, ऊपर को अपथ्रस्ट लगने की वजह से और फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगने की वजह से वो थोड़ी देर में कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेता है, इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता है। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी आप समझ गए कि उसमें डायरेक्शन जो है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये जैसे सर्कुलर मोशन था, इसमें तो डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है ना, तो इसमें तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। अभी स्पीड 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। समझ गए होंगे बात को। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी होगी या वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो दोनों चीजें देखनी है, दोनों अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है स्पीड का तब भी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो तब भी नॉन यूनिफॉर्म है, या दोनों चेंज हो सकते हैं।
तो सर्कुलर मोशन का अच्छी तरह ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही। और यहाँ तो वेलोसिटी होगी चेंज यूसीएम में, यानी कि सर्कुलर मोशन या किसी भी कर्व पाथ में वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप इसी के साथ यहाँ पर डिफरेंस भी समझ चुके होंगे, ठीक है ना, कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड जो है वो बॉडी की एवरेज स्पीड जो है वो कभी बॉडी की जीरो नहीं हो सकती अगर मोशन में है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। यहाँ वापस रिटर्निंग आ जाए तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। कोई भी पार्टिकल आगे जाकर अपनी पोजीशन पर अगर वापस आता है तो समझ लो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, उसकी वेलोसिटी एवरेज जीरो हो गई, इंस्टेंटेनियस नहीं, क्योंकि आगे जा रहा है फिर रिटर्निंग आया। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर सेकंड पर होगी। तो आप लोग अपनी बुक से भी स्पीड और वेलोसिटी को क्लियर कर लें, इनके डिफरेंस ध्यान रखें दोनों के, ठीक है ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम इसको एक्सीलरेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट आपके मतलब के हो उनको नोट कर लेना। ये रेट ऑफ चेंज आप थोड़ा ध्यान रखना है। अभी स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंस्टेंटेनियस है। हम इंस्टेंटेनियस को ही एक पर्टिकुलर सेकेंड पर बोल देते हैं, जनरल में बोल देते हैं स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस को। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एक्सीलरेशन का डिस्कशन करेंगे। ओके।